ये आ सकता है। नाउ सम ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। देखिए इसमें काफी सारे डिजीज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट समझूंगा वही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर वहां पे क्वेश्चन आता है, आप हमें बताइए कि ऐसी डिजीज जिसमें न्यूरॉन्स के जो माइलिन फाइबर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इतना ही आएगा, तो आप उस डिजीज का नाम क्या बताएंगे? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें न्यूरोमस्कुलर डिजनरेशन होती है और लॉस ऑफ विजन होता है, लेकिन वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो अगर डाल सकते हैं कि माइलिन ऑफ न्यूरॉन्स डिजनरेट किस डिजीज में होता है, तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारे इम्यूनिटी के सेल्स जो हैं वो अपनी ही बॉडी पे अटैक करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं, हमारी एंटीबॉडीज वगैरह जो हैं, एंटीबॉडीज एंड सेल्स जो हैं, वो किस पे अटैक करेंगे? दिस माइलिन ऑफ न्यूरॉन्स, माइलिन ऑफ न्यूरॉन्स, जिसकी वजह से ये डिजनरेट होता है। तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज, इसमें ये नहीं आएगा आपको। अल्जाइमर्स डिजीज ये भी नहीं आएगा। डिवार्फिज्म आ सकता है। डिवार्फिज्म क्या है? डिक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी। मैच्योरिटी से पहले पहले अगर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होता है तो जो बच्चा होता है उसकी हाइट छोटी रहती है, तो वही डिवार्फिज्म है। नेक्स्ट इज गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म की इसी प्यूबर्टी से पहले ही ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलना। डिवार्फिज्म में कम निकलता है और गिगेंटिज्म में कम निकलता है, ज्यादा निकलता है ग्रोथ हार्मोन। और डिवार्फिज्म में बच्चा जो है वो शॉर्ट रहेगा, लेकिन गिगेंटिज्म में ये बहुत ही लंबा होता है। इसकी बेसिकली इसकी टांगे जो होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, वो बहुत ही लंबी होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट होता है, अब यही ग्रोथ हार्मोन में अगर चेंजेस आएंगी एडल्ट स्टेज में आफ्टर प्यूबर्टी, अगर ये कम निकलता है तो एक्रोमिक्रिया, अगर ये ज्यादा निकलता है आफ्टर प्यूबर्टी तो उसे हम कहते हैं एक्रोमेगैली, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद, मैच्योरिटी के बाद अगर ये कम निकलता है तो एक्रोमिक्रिया डिजीज इससे होती है। अगर ये ज्यादा निकलता है तो एक्रोमेगैली होती है। ये याद रखेंगे आप। ये पूछ सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी अगर एडल्ट एज में होगी तो उससे कौन सी डिजीज होगी? उसमें एक्रोमिक्रिया। अगर ज्यादा होगी तो उससे कौन सी होगी? एक्रोमेगैली। अब कम होने की वजह से आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है कि इसके जो फुट, जॉज एंड फिंगर्स वगैरह होते हैं ये छोटे होते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पे एक्रोमेगैली में आपने देखा होगा वो रेसलर ग्रेट खली जिसे कहते हैं, उसमें ये एक्रोमेगैली है। उसका थिक जॉज जो इसके बहुत ही बड़े हैं, हाथ भी बहुत बड़े होते हैं, फीट भी बहुत बड़े होते हैं, तो थिक बोन्स होती हैं, दैट इज नोन एज एक्रोमेगैली। ये याद रखेंगे। अब थायराइड हार्मोन के बारे में क्या पूछ सकते हैं कि थायराइड हार्मोन जो है थायरॉक्सिन कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, ये भी पूछ सकते हैं। क्रेटिनिज्म, ग्रेव्स डिजीज एंड गोइटर, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्रेटिनिज्म क्या होता है कि इसमें थायरॉक्सिन जो है या थायराइड हार्मोन जो है वो कम सेक्रीट होता है, डिक्रीज सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, लेकिन कब? बिफोर प्यूबर्टी। आप इतना ही याद रखेंगे, डिक्रीज इन सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स अगर होगी तो उससे क्या होगा? उससे क्रिटिनिज्म हो सकती है। इसमें क्या होता है कि मेंटली और एज वेल एज फिजिकली इस बच्चे की, जो कि प्यूबर्टी से पहले ही चूंकि ये काम निकलता है, तो इस बच्चे की मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती है। दिस इज नोन एज क्रिटिनिज्म। नेक्स्ट इज ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है कि इसमें ज्यादा निकलता है थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन जिसे हम कहते हैं। और थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन जो है इसका मेन रोल होता है हमारे मेटाबॉलिज्म में, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है। और मेटाबॉलिज्म जब बढ़ जाता है तो इससे क्या होगा कि इस इंसान की बॉडी में जो मसल वगैरह होते हैं वो भी यूज हो जाएंगे मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए, तो उसके मसल का ब्रेक डाउन हो जाता है। इसलिए ग्रेव्स डिजीज जो है इससे वेट लॉस होता है। ऐसी डिजीज जिससे द डिजीज ड्यू टू द ग्रेटर सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स व्हिच इज कॉजिंग वेट लॉस इज नोन एज, तो आप आंसर वहां पे ग्रेव्स डिजीज का दीजिएगा। अच्छा, गोइटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। बताइए किसकी डिफिशियंसी से गोइटर होता है? आयोडीन की डिफिशियंसी से। और गोइटर में क्या होता है? इसमें भी चूंकि आयोडीन जो है ये थायराइड हार्मोन बनाने के लिए लगता है, तो इसमें चूंकि आयोडीन डेफिशिएंट है तो इसलिए यहाँ पे इस डिजीज में क्या होता है, जो कि गोइटर होती है, जो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इसमें हाइपो सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स होता है कि थायराइड हार्मोन की सेक्रेशन कम होती है। समझ आ रहा है? क्योंकि आयोडीन की डिफिशियंसी है। और इसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत बड़ा बन जाता है, जो बाहर निकलता है, जो जिसे हम कश्मीरी में गॉडर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस इंपॉर्टेंट इसमें आ सकता है। डायबिटीज मेलिटस और इंसिपिडस में क्या फर्क है? देखिए, मेलिटस जो है, जो आपको नॉर्मली आप सबको पता रहती है, डायबिटीज, आपसे पूछेंगे कौन सी डायबिटीज इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है, तो आप डायबिटीज मेलिटस लगाएंगे, ठीक है। उसी की वजह से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है और जो यूरिन होता है उसमें भी ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा निकलता है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज को कम करने के लिए लगता है। तो इस लिहाज से वो डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन की डिफिशियंसी से होता है वही आपको पूछेंगे, दैट इज डायबिटीज मेलिटस। और दूसरा ये है, ये पूछ सकते हैं आप हमें बताइए कि
जो एडीएच या वैसोप्रेसिन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, अगर इसकी कम सेक्रेशन होगी, डिक्रीज्ड सेक्रेशन होगी, उससे एक डायबिटीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। फर्क याद रखेगा, मिलेट्स फॉर इंसुलिन डिफिशिएंसी एंड इंसिपिडस फॉर एडीएच और वैसोप्रेसिन डिफिशिएंसी, और इसकी काम निकलने की वजह से होता है, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन से। अच्छा, यहां पे इससे क्या होता है, देखिए ये जो वैसोप्रेसिन और एडीएच जिसे हम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है, ये एक्चुअली हमारी किडनी में पानी को वापस ब्लड में एब्जॉर्ब करने के लिए लगता है। तो अगर ये कम होता है, इसका मतलब है किडनी में पानी अंदर वापस रिटेन नहीं किया जाएगा ब्लड में, वो यूरिन के साथ बहुत ज्यादा पानी निकलेगा। तो इस लिहाज से इसको बार बार 1 नंबर पे जाना पड़ेगा, और इसी को हम कहते हैं पॉलीयूरिया, और इसको इसी की वजह से बहुत ज्यादा थर्स्ट भी होगी। तो डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में ये पूछ सकते हैं कि बताइए एडीएच या वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो आप वहां पे ऑप्शन क्या लिखेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस। फिर बता सकते हैं डायबिटीज इंसिपिडस में क्या क्या होता है, आप वहां पे लिख सकते हैं एक्सेसिव थर्स्ट होती है इस पेशेंट में, या पॉलीयूरिया होता है, बार बार 1 नंबर के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि एडीएच की सेक्रेशन कम होने की वजह से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब ब्लड में नहीं होता है, वो लॉस हो जाता है। एडिसनस डिजीज ये आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है, इसके चांसेस कम है, आप फिर भी नजर मारेगा अगर चाहते हैं। और नेफ्राइटिस या ब्राइटिस डिजीज, दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज की इन्फ्लेमेशन जनरल में अगर आएगी वहां पे, तो आप वहां पे ऑप्शन होगी ब्राइटिस डिजीज, टिक मारिएगा उसको। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेंगे कि किडनी स्टोन्स जो हैं ये किसके बने होते हैं, तो रिमेंबर दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट। अच्छा, यूरेमिया का मतलब है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन ब्लड। एंजाइना पेक्टोरिस, दिस इज एक्यूट चेस्ट पेन, जो जब आप कभी दौड़ते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं अचानक, फिर हमारे चेस्ट में वो पेन वगैरह होती है, ठीक है, या हैवी एक्सरसाइज की वजह से या स्मोकिंग की वजह से, उससे हम क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। पूछ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, अस्थमा। अस्थमा क्या है, इसके बारे में पूछ सकते हैं, आप हमें बताइए ऐसा किस डिजीज में होता है कि एलर्जिक रिएक्शन होती है जिससे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी भी। एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है कि जनरली आपने देखा होगा, जब वो स्प्रिंग आता है तो कई सारे जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। बेसिकली जो पोलन वगैरह होता है ना, पोलन जो होता है, उसके खिलाफ उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव होता है। और उसी हाइपर सेंसिटिविटी का एक तरीका यह भी है कि इनमें एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। इस पोलन के खिलाफ, इस पार्टिकल के खिलाफ इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा सेक्रीशंस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ हिस्टामाइंस। एलर्जिक रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ किस सेल्स क्या सेक्रीट करती हैं, बेसोफिल्स, या नहीं, बस आप याद रखें कि इसमें एलर्जिक रिएक्शन में जो इनमें हाइपर सेंसिटिविटी होती है अस्थमा पेशेंट्स में, बेसिकली जो इनमें जब पोलन वगैरह होते हैं तो उसमें इनकी पोलन के खिलाफ कुछ सेल्स इनकी बॉडी में क्या हिस्टामाइन सेक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होती है। इसी को हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, पोलन हो, डस्ट हो। अच्छा, इसके अलावा इनमें क्या होता है कि इसमें यह भी होता है कि इनका जो ल्यूमिन होता है, लंग्स में जो ट्यूब्स वगैरह होते हैं, उनका जो ल्यूमिन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अगर इतना ल्यूमिन पहले था, उसमें इन्फ्लेमेशन आती है और उसका ल्यूमिन कम हो जाता है, ठीक है, उसका ल्यूमिन कम हो जाता है, और जिसकी वजह से इसमें सांस ये अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं, और सांस जब ये अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं तो इनको सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, और ये एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना, वो सांस जैसा चढ़ता है उनको, फिर क्या होता है कि इनमें वीजिंग साउंड जो होता है, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड वीजिंग साउंड्स। इनमें इन्फ्लेमेशन और स्पाज्म होता है, इनमें जो अंदर से ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं। तो आपको अस्थमा के बारे में क्या पूछ सकते हैं, देखिए आपको वहां पूछेंगे, आप नीचे दिए गए हुई डिजीज में आपसे बताना है कि एलर्जिक रिएक्शन किस में होती है, तो अस्थमा होगा। अच्छा, वहां पे ये दिखा सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स पोलन डस्ट, उस किस वाली डिजीज में, तो वहां पे अस्थमा ऑप्शन होगा। अच्छा, वहां पे लिखेंगे कि आप हमें बताएं वीजिंग साउंड और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग किस डिजीज में होता है, दैट इज इन अस्थमा। समझ आ रहा है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स जो होती है, लंग ट्यूब्यूल्स या वहां पे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स वहां पे होगा, तो आपको उसमें अस्थमा सेलेक्ट करना है। और यहां पे याद रखिएगा एलर्जिक रिएक्शन काज करने के लिए एक एंटीबॉडी भी रेस्पॉन्सिबल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा ये पॉइंट, एंटीबॉडी ई, ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा आपको इसमें से कुछ नहीं पूछेंगे। एम्फाइसीमा ये कम चांसेस इसके पूछने के, बस इतना याद रखिएगा कि लंग जो है, लंग्स में छोटे छोटे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। वही एल्वियोलाई जब डैमेज हो जाते हैं, इनके वॉल्स जब डैमेज हो जाते हैं, और उसको हम एम्फाइसीमा कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स डिक्रीज हो जाती है। बस ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, इसमें ये नहीं पूछ, हाँ ये आप मेहरबानी करके ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं सिडरोसिस
डिसऑर्डर्स। ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो केमिकल्स होते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन डस्ट्स होते हैं, तो उससे उनकी बॉडी में, उनके लंग्स को स्पेशली काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो उन्हीं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं ड्यू टू ऑक्यूपेशन, दैट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीन, पहले ये पूछ सकते हैं। सिडरोसिस किस डस्ट की वजह से होता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, आयरन डस्ट। न्यूमोनोकोनियोसिस ये किस डस्ट से होता है? इसे हम कहते हैं कोल डस्ट, और इसी को हम ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं, ये याद रखेगा। चालकोसिस चाक डस्ट, ये सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, आपको पता है सिलिकोसिस सिलिका और एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टोस की वजह से होता है, तो इसके चांसेस कम है। ये तीन जो पहले हैं इसमें पूछ सकते हैं, याद रखेगा। अच्छा, इसमें होता क्या है इनमें, चाहे सिडरोसिस और न्यूमोकोनियोसिस क्या भी हो, ये सारे जो है इनमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें लिविंग सेल्स जो है ना वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स वहां पे डेवलप हो जाते हैं जो कि डैमेज करते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर को। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे इसमें। अच्छा, अब यहां पे दो चीजें हैं, ये पूछ सकते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस, याद रखेगा, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ हद तक चांसेस होते हैं इसके भी। अब देखिए इसमें एथेरो ये याद रखेगा, इसमें जो आर्टरीज के वॉल्स होते हैं इनके अंदर प्लैक, इनके वॉल्स के अंदर जो है प्लैक डेवलप हो जाता है। प्लैक मतलब कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम WBC प्लेटलेट्स का एक वहां पे प्लैक बन जाता है। ठीक है, जो कि इसके लुमिन को डिक्रीज करता है, और इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस, और डिक्रीज हो जाता है लिमिन, और समटाइम्स ब्लॉकेज टू द वेसल, दिस इज एथेरो, याद रखिएगा एथेरो यहाँ पे। और आर्टीरियो इसमें हार्डनिंग हो जाती है आर्टरीज की, क्योंकि आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं, ठीक है, आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं उनमें जनरली एक प्रोटीन होता है जिससे हम कहते हैं इलास्टिन प्रोटीन, ये उनकी इलास्टिसिटी मेंटेन करता है। लेकिन एजिंग के साथ साथ क्या होता है कि ये इलास्टिन प्रोटीन जो है ये लॉस हो जाता है इन आर्टरीज में, और एजिंग के साथ साथ फिर इस लिहाज से क्या होता है कि आर्टरीज की इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है, दैट इज नोन एज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो वहां पे क्वेश्चन आएगा हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, वहां पे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, वहां पे आएगा डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अगर वहां पे आता है डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लैक्स, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लैक्स इन आर्टरीज, उसमें आप एथेरोस्क्लेरोसिस लगाएंगे, बस याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जॉइंटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं गोल में रखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जॉइंटिस क्या है? आपने जिसे हम कश्मीरी में कांबाई कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो स्किन होता है, आइज के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, वो उनमें येलोविश पिगमेंटेशन होती है, जर्दी दिखती है इस इंसान में। अब देखिए क्या होता है इसमें, देखिए जनरली हमारी बॉडी में जो आरबीसीज होती है ना, आरबीसीज जब डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसमें बिलिरुबिन एंड बिलिवेरिडिन जो है ना, बिलिरुबिन एंड बिलिवेरिडिन जो है ये निकल जाता है इसके डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इसके बाद जब ये स्प्लीन में इसका डिस्ट्रक्शन वगैरह होता है, फिर बिलिरुबिन और बिलिवेरिडिन बनता है, फिर ये लिवर के पास जाता है, ब्लड के जरिए, और लिवर इसको हमारे स्टूल के साथ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डालता है इस बिलिरुबिन और बिलिवेरिडिन को, और स्टूल में जब ये जाता है तो स्टूल को ये कलरेशन देता है, येलो कलरेशन। समझ आ रहा है? बॉडी में आरबीसी ब्रेकडाउन हो गई, ठीक है, वो आरबीसी जो ब्रेकडाउन हो गई वो फिर कहां पे, उसमें से क्या निकल गया, बिलिरुबिन और बिलिवेरिडिन, वो लिवर कहां लेता है, हमारे स्टूल के साथ छोड़ देता है फिर, और स्टूल में वो कलरेशन जो येलो कलरेशन वो इसकी वजह से होती है। लेकिन ऐसा कभी होता है कि हमारा लिवर अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करता, ये लिवर बिलिरुबिन और बिलिवेरिडिन को बाहर फेंक नहीं पाता है ब्लड से, ठीक है, ब्लड से निकाल के बाहर स्टूल के साथ नहीं डाल पाता है, हमारे डाइजेस्ट ट्रैक्ट में नहीं डाल पाता है। उस वक्त क्या होता है कि हमारी ब्लड में बिलिरुबिन और बिलिवेरिडिन जो है ये हमारी बॉडी में ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है, और हमारी बॉडी में जो स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसमें एक्यूमुलेट होता है। तो इसी को हम कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट, कौन सा, बिलिरुबिन और बिलिवेरिडिन इन स्किन एंड अदर टिश्यूज, जिसकी वजह से वहां पे येलोविश कलरेशन मिलती है। समझ आ रहा है? जहां पे चाहे इनकी आइज हो, स्किन हो, तो इसकी वजह से जॉइंट को, जॉइंट इसमें आपको वहां पे क्वेश्चन आ सकता है जो कि लिवर की नॉन फंक्शनिंग से कौन सी डिजीज होती है, इसमें तो नीचे ऑप्शन होगा, दैट विल बी जॉइंट्स। वहां पे होगा कि येलोविंग ऑफ द बॉडी, येलोविंग ऑफ द स्किन एंड द आइज, वो वहां पे नीचे ऑप्शन होगी, तो वहां पे जॉइंट्स आप लिखिएगा। वहां पे ऐसा डाल सकते हैं एक्युमुलेशन ऑफ, या यही तो इतने इसमें से इतने क्वेश्चन बनते हैं कि जॉइंट्स yellowing of the skin and the other mucous membranes, बस इतना आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट आर्थराइटिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, गाउट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है।
ये क्या है, हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो होते हैं ये डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेनफुल जॉइंट्स बनते हैं, ये भी याद रखिएगा। कैंसर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कैंसर में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो नॉर्मल तरीके से डिवाइड करती हैं और ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करती हैं, ये मल्टीप्लाई करती हैं और फिर इनमें एक टाइम आता है जब ये मल्टीप्लिकेशन करना बंद कर देते हैं, जो कि नॉर्मल तरीके से बिहेव करना है। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल सेल्स बन जाती हैं, नॉर्मल नहीं होती हैं, वो एबनॉर्मल सेल्स बन जाती हैं कहीं पे, और अचानक वो अनकंट्रोल डिवीजन करते हैं कि उनमें कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, वो अपना डिवीजन स्टॉप ही नहीं करते हैं, और उसकी वजह से ये अपनी ओरिजिनल टिश्यू से फिर ये पेनिट्रेट करने के बाद दूसरी जगहों पे जाते हैं और वहां पे भी कैंसर करा देते हैं। समझ आ रहा है? तो अब क्या इसमें क्या कह सकते हैं कि एबनॉर्मल सेल्स विद अनकंट्रोल्ड डिवीजन ये किस डिजीज में होता है, दैट इज कैंसर। अच्छा, वहां पे ये बताएंगे इनमें से कौन सी डिजीज स्प्रेड करती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मेटास्टेसिस। ये स्प्रेडिंग जो है ना, स्प्रेड करना, एक जगह पे कैंसर हो गया, एबनॉर्मल सेल्स बन गई, वो डिवाइड कर रही हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रही हैं, अब ये वहां से दूसरी जगह पे ये सेल्स निकल के जाती हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेसिस, मेटास्टेसिस, STASIS, ठीक है, मेटास्टेसिस। इतना याद रखेगा, दिस मच इज एनफ फॉर दिस नॉन कम्युनिकेबल, दिस आर रिलेटेड टू फिजियोलॉजी, जो हमारी बॉडी में फंक्शनिंग होती है उसके रिलेटेड जो मैंने गोल में रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चीज़ें मैंने बताई अभी ब्रश अप कीजिएगा, माइंड में रखिएगा, सुबह आपको ये इजीली वहाँ पे हिट करेगा माइंड में। अब देखिए यहाँ पे एक और किस्म के डिसऑर्डर्स होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं, वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि बाय बर्थ ही होते हैं, पेरेंट्स से जो आता है, ठीक है, पेरेंट्स में कोई डिसऑर्डर है जेनेटिक डिसऑर्डर, वो बच्चों में भी आ जाता है। अब ये दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, दूसरे होते हैं क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स। अब ये सारा फंडा कहां पे होता है, आप यहां पे एक सेकंड देख लीजिएगा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं ये सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होते हैं, और क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स में क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा होता है या कम हो जाता है। ये सारा माजरा आपको यहाँ पे छोटे लफ्जों में आपको मैं सिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, अगर हमारी बॉडी है, याद रखिएगा, सपोज लेट मी टेक दिस कलर, दिस इज आवर बॉडी, ठीक है, ये हमारी बॉडी है। बॉडी में, हमारी बॉडी में अल्टीमेटली किस चीज की बनी होती है, सेल्स की बनी होती है। ये हमारी बॉडी की सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। याद रखिएगा, बॉडी मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं, अगर मैं क्रोमोसोम को देखूं, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो इसमें ये जो मैंने यहां मोटा मोटा गोल गोल बना रहा हूं, ये जो मैं डार्क डार्क बना रहा हूं, ये एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और ये जो ऊपर से होता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज DNA। दिस इज द मेन मेजर कंपोजिशन ऑफ द DNA, दिस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में दो चीजें हैं, DNA प्लस हिस्टोन। अब ये जो DNA है, DNA पे इंफॉर्मेशन होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में इंफॉर्मेशन होती है इस DNA पे, और हर कोई टुकड़ा इंफॉर्मेशन का, इससे हम कहते हैं जीन। इट इज ए जीन, ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है। अब देखिए, अगर एक ही जीन पे कोई डिसऑर्डर आया है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर या सिंगल जीन डिसऑर्डर। अगर क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज डिक्रीज होता है तो उससे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोम्स, होल क्रोमोसोम उसको इन्वॉल्व करता है, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। समझ आ रहा है? अब ये देखिए यहां पे क्या चीज है। अब कितने क्रोमोसोम हमारी बॉडी में होते हैं ये भी याद रखिएगा। हमारी बॉडी में जो भी सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी की सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें हमारे क्या अंदर है, क्रोमोसोम्स। अब कितने क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, देखिएगा, इसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हो गया पहला पेयर, ये हो गया दूसरा पेयर, ये हो गया तीसरा पेयर, ये हो गया चौथा पेयर, इसी तरह से चलते 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 यहां ये हो गया 23rd पेयर। समझ आ रहा है? दिस इज द 23rd पेयर। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यहां पे समझने वाली बात यह है, जो इसमें पहले 22 पेयर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। और जो लास्ट पेयर होता है ना, लास्ट पेयर, वो उसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी सेल के अंदर होते हैं? 23 पेयर्स। लेकिन उसमें 22 पेयर जो पहले होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और एक ही पेयर जो लास्ट वाला है उससे हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। अब ये सेक्स क्रोमोसोम मेल में होता है, मेल्स जो होते हैं, मेल्स में होते हैं ये सेक्स क्रोमोसोम X और Y, और फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम लास्ट वाला पेयर 23rd पेयर ये होता है नॉर्मल फीमेल में XX। समझ आ रहा है? ये ध्यान में रखिएगा। इसी पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये जो मैंने बताया इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए,
सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल जीन डिसऑर्डर। एक किसी भी क्रोमोसोम पे जीन कहीं पे है, एक जीन में डिसऑर्डर है तो उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर या सिंगल जीन डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन अगर क्रोमोसोम नंबर 23 पेयर्स जो है 23 पेयर्स हो गए, इट मींस 46 क्रोमोसोम इन टोटल होते हैं हमें। अब अगर किसी डिजीज में 47 होते हैं या 45 होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? सिंगल जीन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा या कम हो जाता है। समझ आ रहा है? 23 पेयर्स हो गए ना, 46 नॉर्मल नंबर है। फिर अब कभी ये किसी में 47 हो सकता है, किसी में 45 हो सकता है, तो उसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, सिंगल जीन डिसऑर्डर नहीं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब देखिए यही चीजें यहां पे डिस्कस होंगी। यहां पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर या सिंगल जीन डिसऑर्डर में आपको क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, यहां पे मैंने लिखे हैं। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है, सिंगल जीन डिसऑर्डर, अब कहां पे ये जीन लोकेटेड है? क्या ये पहले जो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स है, ये जो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स है, इन पे ये जीन लोकेटेड है, कि ये लास्ट में XX या XY जो होता है कि ये इस पे लोकेटेड है, ये जीन जिसमें डिसऑर्डर है। इसी बेस पे ये दो किस्म के होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। एक होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर, दूसरा होता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में इन पहले 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स पे ये डिफेक्टिव जीन होगा, और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में ये या तो X या तो Y पे ये जीन होगा, दैट मींस सेक्स क्रोमोसोम पे ये डिफेक्टिव जीन होगा। बस इतना ही याद रखिएगा, ये थोड़ा एक एक्सप्लेनेशन थी। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन सबसे पहले अगर हम सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर याद पूछेंगे आपसे, आपके वहां पे दो डिसऑर्डर से क्वेश्चन आने के चांसेस है। एक है जिसे हम कहते हैं, ये दोनों ही एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड मतलब ये डिफेक्टिव जीन कहां पे होगा? एक्स क्रोमोसोम पे। समझ आ रहा है? तो इसमें आपको वहां पे आ सकता है कलर ब्लाइंडनेस और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। दिस इज इंपॉर्टेंट। कलर ब्लाइंडनेस जो है, दिस इज, वहां पे लिखेंगे नीचे, दिस इज विच टाइप ऑफ डिजीज, तो वहां पे टिक मार के आएगा कि इसमें सेक्स लिंक्ड डिजीज, सेक्स लिंक्ड डिजीज। और वहां पे ये भी आ सकता है ऑप्शन एक्स लिंक्ड डिजीज, ये भी ऑप्शन हो सकता है वहां पे। अब कलर ब्लाइंडनेस से ग्रीन कलर, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि पेशेंट जो है इसको ग्रीन और रेड कलर्स में डिफरेंशिएशन नहीं होती है इसकी आंखों से। तो यही चीज वहां पे पूछ सकते हैं। किस में आपको पूछेंगे किस में रेड और ग्रीन कलर्स की डिफरेंशिएशन नहीं होती, तो आप कलर ब्लाइंडनेस लगाएंगे। या वहां पे इस जो मैंने अभी तक बताया क्वेश्चन, वो भी इससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज जो है, जिसे हम कहते हैं हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है? वहां पे पूछेंगे ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें पेशेंट का ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो क्लॉट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो बनते ही नहीं है। क्यों नहीं बनते हैं वो प्रोटीन्स? क्योंकि उन प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो जीन लगता है वही डिफेक्टिव है। तो इसमें जीन में डिफेक्ट होने की वजह से प्रोटीन क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन्स लगते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन्स लगते हैं, वो प्रोटीन्स बनते ही नहीं है ड्यू टू द डिफेक्टिव जीन, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है। एक बार ब्लीडिंग होगी, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो जाती है। इसी हीमोफीलिया को हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं। तो आपको वहां पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, इनएबिलिटी ऑफ द ब्लड टू क्लॉट इन विच ऑफ द डिजीज, आप वहां पे हीमोफीलिया लिखेंगे। वहां पे ये भी लिख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड डिजीज, वहां पे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया को टिक मारना, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट पेपर आता है तभी ये पूछते हैं, कम ही चांस है, वैसे पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये भी पूछ सकते हैं। इसमें याद रखिएगा नॉर्मल आरबीसीज की शेप ऐसी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जिस पर पेशेंट में, इस सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में इसकी शेप ऐसी हो जाती है, सिकल शेप। समझ आ रहा है? सिकल, जिसको हम कश्मीर में द्रोवत कहते हैं, जिससे हम घास काटते हैं, वो ऐसे होता है। ठीक है, तो इस शेप में हो जाती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, किस वाली डिजीज में सिकल शेप्ड आपके आरबीसीज हो जाते हैं, तो आप सिकल सेल एनीमिया लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो है ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसीज के अंदर, आपको पता है उसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। इसमें डिफेक्टिव बीटा चेन्स हो जाती है हीमोग्लोबिन की। आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसमें जो बीटा चेन्स होती हैं वो डिफेक्टिव हो जाती हैं, उसी की वजह से नॉर्मल शेप इसकी नहीं रहती, ये सिकल शेप हो जाते हैं। ये पूछ सकते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारी जो ये आरबीसी है, ये जो सिकल शेप और आरबीसी इस पेशेंट में होती है, ये ब्लड कैपिलरीज के जरिए आगे नहीं चल सकते और ये टिश्यूज को ऑक्सीजन वगैरह ये पहुंचा नहीं सकते, जिसकी वजह से टिश्यू में डेथ हो सकती है। तो ये जनरली ये पेशेंट सर्वाइव नहीं करता है ज्यादा टाइम तक, ये बचपन में ही ये इसकी डेथ हो जाती है। तो ये पूछ सकते हैं आपको। सिकल सेल एनीमिया इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यही 3 जो अभी तक मैंने बताए ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब ये फेनाइलकीटोनुरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। फेनाइलकीटोनुरिया जो है, इसमें क्या होता है कि एक एमिनो एसिड जिसे हम कहते हैं फेनाइलएलेनिन, ये एक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन में। ठीक है, और इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है और डीपिगमेंटेशन होती है। देखिए ये फेनाइलएलेनिन जो है ना, फेनाइलएलेनिन ये नॉर्मली
एलानिन जो है ये नॉर्मली हमारी बॉडी में टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, ये दूसरा अमीनो एसिड है। इस टायरोसिन से हमारी बॉडी में जो पिगमेंटेशन है, जैसे मेलानिन है, मेलानिन जो है हमारी स्किन में पिगमेंटेशन, हेयर में पिगमेंटेशन, जितनी भी पिगमेंटेशन हमें है वो टायरोसिन की वजह से है, ठीक है। तो और इसी तरह से थायरॉक्सिन हार्मोन या बाकी हार्मोन्स भी बना देते हैं। तो फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम लगता है, लेकिन जब जीन में डिफेक्ट होता है तो ये एंजाइम नहीं बनता है, जिसकी वजह से फिनाइलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा और फिनाइलएलानिन बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, स्पेशली इन द ब्रेन, और उसकी वजह से ब्रेन में डिफेक्ट होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है। और चूंकि ये टायरोसिन बनता ही नहीं है ज्यादा, इसलिए मेलानिन कम होगा और इसकी बॉडी में पिगमेंटेशन ज्यादा नहीं होगी, दैट मींस डिपिगमेंटेशन होगी, ये इसका स्किन वाइट होगा, पूरा ही ये सफेद हो जाएगा। फिनाइलकीटोनुरिया कम चांसेस है इसमें, लेकिन आ सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये पूछ सकते हैं कि आप हमें बताइए किस डिजीज में म्यूकस, एक्सेस म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है लंग्स में, जिसकी वजह से वहां पे काफी सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसमें कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। इतना आप याद रखिएगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आपसे क्या पूछ सकते हैं, 3 डिसऑर्डर्स पूछ सकते हैं, लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और ये 3 डिसऑर्डर्स देखिए क्या पूछ सकते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें XXY क्रोमोसोम होते हैं एक बॉडी में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। XXY नॉर्मल मेल में क्या है, नॉर्मल मेल में XY, लेकिन अगर किसी मेल में एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है उसको हम कहते हैं लिनफेल्टर सिंड्रोम, लिनफेल्टर सिंड्रोम। समझ आ रहा है? तो ये जो शादी ब्याह का काम करते हैं ये वही लोग हैं। लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है, इसमें आपको वहां से क्वेश्चन क्या आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन ए मेल। तो उस वक्त आप क्या लगाएंगे उसको, लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्योंकि नॉर्मल XY है, ये एक्स्ट्रा X आ गया इसमें। अब ये पूछ सकते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर मेल हैज अंडर डेवलप्ड मेल फीचर्स, कि उसमें मेल फीचर्स जो है उसके मतलब टेस्टीज हैं, उसका जो जेनिटल ऑर्गन है, या उसमें जो बियर्ड वगैरह या बाकी चीजें जो मेनली स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें डेवलप्ड अच्छे से नहीं होते हैं, या ये स्टेराइल होता है, इसमें स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होती है। ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें मेल फीचर्स अंडर डेवलप्ड होते हैं, अच्छे से डेवलप नहीं होते, बल्कि इसमें कुछ फीमेल लाइक फीचर्स अपीयर हो जाते हैं, इसमें वॉइस वगैरह आपको पता है, और वो स्टेराइल होता है। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन वहां पे क्लिक करेंगे, दैट इज लिनफेल्टर सिंड्रोम। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ये नॉर्मल फीमेल में क्या होता है, XX क्रोमोसोम। आपसे पूछेंगे इन विच ऑफ द डिसऑर्डर ए फीमेल हैज ओनली 1 X क्रोमोसोम और देयर इज ए डिफिशिएंसी ऑफ एन X क्रोमोसोम इन ए फीमेल। कौन सा डिसऑर्डर, दैट इज टर्नर डिसऑर्डर, टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि इसमें X0 है, ये एक स्टेराइल फीमेल होती है, स्टेराइल फीमेल, इसमें फर्टिलिटी नहीं होती है। इसका अक्सर इसमें इसके जो नेक है ना, आपने वो रेसलर्स देखे होंगे, उनके नेक में वेबिंग जैसी होती है, वो जैसे वो नेक पूरा चढ़ा होता है, इन फीमेल्स के नेक ऐसा होता है। तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह ये चीजें नहीं होती हैं, इसलिए ये फीमेल जो है ये स्टेराइल है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। दीज आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन्वॉल्विंग सेक्स क्रोमोसोम्स, X एंड Y क्रोमोसोम्स। लेनफेल्टर सिंड्रोम में क्या है, एक्स्ट्रा X, और टर्नर्स मेल में एक्स्ट्रा X, टर्नर्स में क्या है, फीमेल में एक X काम। अब ऑटोसोमस के क्रोमो जो होते हैं, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम जो होते हैं, उनमें अगर नंबर ज्यादा कम होगा उससे भी डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसमें 3 चीजें आपको याद रखनी है। इसमें एक है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पॉटो सिंड्रोम। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम, ये आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, नॉर्मली हमें पता है हमारे जो नॉर्मल बंदा होता है उसमें हमारा ऐसे होता है क्रोमोसोम्स, ये पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, इसी तरह से 5वां, 6ठा, 7वां पेयर, इसी तरह से होते हैं 23 पेयर्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें हर कोई क्रोमोसोम जो है वो एक पेयर होता है, 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 की फॉर्म में होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, 21st क्रोमोसोम होता है ट्राइसोमी। दैट मींस अगर ये 21st क्रोमोसोम है, 21st क्रोमोसोम, इसमें ये 2 बार नहीं है, इसमें 3 बार है, एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम। आप क्वेश्चन वहां पे क्या आ सकता है, एन एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम और ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, उस सिंड्रोम को क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। ये वो बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो आपने देखे होंगे, जिनके माउथ ओपन रहती है और वो चाइनीज जैसे दिखते हैं ना, उनको डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है, वो चाइनीज लुक जैसे होता है उनका, ब्रॉड फोरहेड जो होता है उनका, आपने देखे होंगे। इनमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, सेक्सुअली ये ठीक होते हैं बट मेंटल रिटार्डेशन होते हैं। पाम क्रीज होती है इनमें, पाम क्रीज जो होती है, इनके हैंड्स अगर आप देखेंगे नॉर्मली हमारे हैंड में ऐसे रहते हैं क्रीज, ये जो इसमें लकीरें होती हैं, इनमें यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रेट लकीर होती है, वो बहुत ही डीप होती है इनमें लकीर, और इनमें प्रोट्रूडेड टांग बाहर रहती है। अब ये चीजें आपको नहीं पूछेंगे ज्यादा, आपको ये पूछ सकते हैं कि आप हमें बताइए 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है या एन एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम कौन से डिसऑर्डर है, दैट इज डाउन सिंड्रोम, बस याद रखिएगा। अगर 18th एक्स्ट्रा है तो 18 कश्मीरी हम इसको अर्धा कहते हैं, इसी से आप याद रखिएगा एडवर्ड सिंड्रोम। 18 को कश्मीरी हम
एडवर्ड्स कहते हैं। अगर 18th क्रोमोसोम 3 बार है, 18th क्रोमोसोम 2 नहीं है, 3 है, ठीक है, पेयर नहीं है, एक्स्ट्रा 18th क्रोमोसोम है, उस वक्त हम कहते हैं उसको एडवर्ड सिंड्रोम। अगर 13th क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, 13th पेयर नहीं है, 13th क्रोमोसोम 3 बार है, दैट मींस उसको हम कहते हैं पार्टोज सिंड्रोम। डाउन्स, एडवर्ड्स एंड पार्टोज, 21st, 18 एंड 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डाउन्स। समझ आ रहा है? ये हो गया आपका नॉन जो डिजीज हैं, जो भी डिजीज हैं वो सारी मैंने आपको इसमें डिस्कस करी। जो क्वेश्चंस आपके वहाँ पे आ सकते हैं वो सारी आपको मैंने बता दिए। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और अब याद रखिएगा, फंगल इन्फेक्शंस के बारे में अगर वहाँ पे पूछा उन्होंने, जनरली नहीं पूछते हैं लेकिन पूछ भी सकते हैं। एस्परगिलोसिस, जो आजकल जो ये रिकवर्ड कोरोना के पेशेंट्स जो थे उनमें मैंने कहा कि उनमें ये जो रिसेंटली ये फंगल इन्फेक्शन पाया गया एस्परगिलोसिस, तो इसे हम कहते हैं फंगल अस्थमा भी कहते हैं, ठीक है। इसको काज करने वाला एस्परगिलोसिस फ्यूमिगेटस, एस्परगिलोसिस फ्यूमिगेटस, ठीक है। और दूसरा फंगल इन्फेक्शन है जिससे हम कहते हैं रिंग वर्म, इसे हम डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं या टीनिया भी कहते हैं। रिंग वर्म भी कहते हैं, डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं या टीनिया भी कहते हैं। आप देखिए इसमें ये जो है, ये जो आपको सबको पता है, ये दाग जो होता है किसी जगह पे स्किन पे आ जाता है, फिर वो फैल जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग। पहले छोटा सा दाग होता है, फिर वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, इसीलिए हम इसको रिंग वर्म कहते हैं, क्योंकि ये रिंग की तरह से फैल जाता है। आपको ये पूछ सकते हैं कि आप हमें बताइए डर्मेटोफाइटोन जो है, ये इस रिंग वर्म की या डर्मेटोफाइटोसिस या टीनिया जो है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? इसका कॉजेटिव एजेंट है फंजाई, फंगल इन्फेक्शन एक फंजी की वजह से होते हैं, एक ग्रुप ऑफ फंगस की वजह से होता है। उन फंगई को हम क्या कहते हैं? दोज आर नोन एज डर्मेटोफाइटॉन्स। डर्मेटोफाइटोन की वजह से ये ग्रुप ऑफ फंगस है जो ये रिंग वर्म करा देते हैं, ये आ सकता है वहां पे। एस्परगिलोसिस, एस्परगिलोसिस फ्यूमिगेटस, ये याद रखिएगा। यहाँ पे रिंग वर्म, डर्मेटोफाइटोसिस या टीनिया, इसमें क्या याद रखेंगे? डर्मेटोफाइटोन। नेक्स्ट आपको वहां पूछ सकते हैं हाँ, ये आपको याद रखिएगा, मे बी ये जॉक इच के बारे में पूछ सकते हैं, ये एथलीट्स फुट के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये किस जगह पे ये रिंग वर्म हो रहा है, ये दाग किस जगह पे? ये बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। अगर बॉडी पे कहीं पे भी है तो उसे हम जनरल टर्म में कहते हैं टीनिया कॉर्पोरिस, याद नहीं रखिएगा। और अगर हेड पे होता है टीनिया कैपिटस, अगर स्काल पे होता है, ठीक है, हमारे हेयर के अंदर अगर वहां पे ये दाग आ जाता है, ये डर्मेटोफाइटोन जो फंगस है वो उनका इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं टीनिया कैपिटस। अगर हाँ, ये इंपॉर्टेंट, ये 3 याद रखिएगा। एक तो जॉक इच, क्योंकि इसको ये नाम कहते हैं ना, टीनिया क्रूरिस, ये हो गया। अगर ये बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रॉइन रीजन में जो है अगर ये इन्फेक्शन होता है तो उससे हम कहते हैं जॉक इच या टीनिया क्रूरिस। जॉक इच आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर ग्रॉइन रीजन में, कहाँ पे? ये है ग्रॉइन, समझ आ रहा है? हाँ, अगर फुट में हो जाता है, पैर में हो जाता है, एथलीट्स फुट, तो टीनिया पीड्स। अगर ये इन्फेक्शन पैर में होता है तो उससे हम कहते हैं टीनिया पीड्स या एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है जनरली जो ये फंजे जो है ये डैम्प एरियाज, डैम्प बॉडी स्ट्रक्चर्स पे बढ़ जाती है, जहां पे थोड़ा सा नमी हो जाती है, ठीक है, पानी वेट जहां पे रहता है। तो अक्सर जो रेसलर्स वगैरह होते हैं उनके पैर बहुत मोटे होते हैं और वो स्वेट उनको ज्यादा होता है, तो हमारे पैरों में अक्सर ये होता है ना, पैर उंगलियों के बीच में वो जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ये वही है टीनिया पीड्स, उसे हम कहते हैं एथलीट्स फुट। जो बड़े बड़े पैर जिनमें ज्यादा पसीना आता है उनमें वो ज्यादा हो जाता है। और ये भी याद रखिएगा, ये है ऑनिकोमाइकोसिस। अगर ये नेल्स में हो जाता है, नेल्स में हो जाता है तो हम इस फंगल इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? रिंग वर्म को क्या कहते हैं? इस रिंग वर्म को कहते हैं ऑनिकोमाइकोसिस, ये याद रखिएगा। इसी तरह से अगर इन्होंने हेलमिंथ इन्फेक्शन के बारे में पूछा, बहुत कम चांसेस है लेकिन पूछ भी सकते हैं। हेलमिंथ इन्फेक्शन के बारे में क्या पूछ सकते हैं? एस्कैरिस क्या है? जो हम कश्मीरी में आम जिसे कहते हैं, ठीक है, ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, ये याद रखिएगा, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है। जो हम कहते हैं किसी को चावल वगैरह इसी तरह से पकाने के बगैर मत खाओ, इससे आम हो जाते हैं। बेसिकली वो जो होता है वो साफ नहीं होता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है उस चावल में, उसमें हमारा एस्केरिस उसके जरिए अंदर जा सकता है, चावल के उस सरफेस पे, ठीक है, इन्फेक्ट हो सकता है वो। तो इसी तरह से ये याद रखेंगे, एस्कैरिस याद रखेंगे। चलो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एनसाइक्लोस्टोमेसिस जो है ये क्या है? ये हमारी बॉडी में ये भी इंटेस्टाइन में रहते हैं, ये भी इंटेस्टाइन में रहता है, ये भी इंटेस्टाइन में रहता है। ये जो टीनिया है ये भी इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। ये जो जीनिया वर्म है ये आपकी स्किन में रहता है, ठीक है। बिल्हार्जियासिस जो है ये ब्लड वेसल्स में रहता है। ये पॉइंट्स याद रखने इसमें। एस्कैरिस कहाँ पे रहता है? इंटेस्टाइन में। एनसाइक्लोस्टोमियासिस ये भी इंटेस्टाइन में, याद रखिएगा यहीं पे, मैं इसीलिए ब्रश अप कर रहा हूं आपका। इसी तरह से जूनिया वर्म जो है ये स्किन में, जूनिया वर्म जो है ये स्किन में। टीनियसिस जो है ये भी इंटेस्टाइन में। और बिल्हार्जियासिस जो है, ये जो है बिल्हार्जियासिस डिजीज जो है, इसका जो पैथोजन है वो कहाँ पे रिजाइड करता है? ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ पे एस्कैरिसिस काज करने वाला जो कॉजेटिव एजेंट है उसका नाम क्या है? एस्कैरिस। एनसाइक्लोस्टोमियासिस काज करने वाला उसको हम कहते हैं एनसाइक्लोस्टोमा। समझ आ रहा है? ये स्किन के जरिए हमारी बॉडी में आता है और फिर ये इंटेस्टाइन में जाता है।
अच्छा, एस्कैरियासिस इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के जरिए, ठीक है, किस चीज के जरिए ये एंटर हो जाता है और कहां रिजाइड करता है और कॉजेटिव एजेंट क्या है? एनसाइक्लोस्टोमियासिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? एनसाइक्लोस्टोमा, और किसके जरिए अंदर जाता है? स्किन के जरिए, और कहां पे रिजाइड करता है? इंटेस्टाइन में। एस्कैरियासिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? एस्कैरिस कहां पे रहता है? इंटेस्टाइन में। कैसे आता है अंदर बॉडी में? फूड एंड वाटर इन्फेक्शन के जरिए, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के जरिए। अच्छा, जूनिया वर्म डिजीज जो है ये इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? ड्रकनक्यूलस। अच्छा, ये कहां पे प्रिजाइड करता है? पेनफुल स्किन लीशंस, इसका मतलब है स्किन में होता है, ब्लिस्टर्स बनते हैं, फिर वो फट जाते हैं, फिर लीशंस बनते हैं। याद रखिएगा, ये स्किन को इन्फेक्ट करता है, और ये किसके जरिए आ जाता है बॉडी में? इन्फेक्टेड वाटर के जरिए, ठीक है, इन्फेक्टेड वाटर के जरिए। इसी तरह से टीनियासिस जो है ये इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? ये भी इंटेस्टाइन में वर्म्स होती हैं, ये सारी वर्म्स होती हैं, ठीक है। तो टीनिया जो है ये कहां पे होती है? ये भी इंटेस्टाइन में होती है, और ये किसके जरिए? फूड एंड वाटर के जरिए होता है। बिल्हार्जियासिस, दिस इज ब्लड फ्लूक कॉज्ड बाय ब्लड फ्लूक, दैट इज नोन एज सिस्टोमा। बिल्हार्जियासिस बाय सिस्टोमा, और ये जो है ये ब्लड वेसल्स में रिजाइड करता है। बिल्हार्जियासिस, बी फॉर ब्लड फ्लूक, ठीक है, तो याद रखिएगा। हो सकता है ये पूछेंगे, और ये चीज जो है मुझे बहुत ज्यादा शक होता है कि इसमें से वो पूछ सकते हैं। अगर गिराना होगा ना लड़कों को, अगर वो डिफिकल्ट डालना होगा तो ये, क्योंकि यहां पे ध्यान नहीं गया होगा जिसने भी पढ़ाया होगा। हैवी मेटल पॉइजनिंग जो है ना, इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हैवी मेटल पॉइजनिंग की वजह से कुछ डिजीजेस होती हैं, वो क्या है? ये बस आप ध्यान एक रखिएगा, इसको समझने की कोशिश नहीं करनी है, बस याद रखिएगा। ब्लैक फुट डिजीज वहां पे आएगा। दिस इज ड्यू टू द एर्सेनिक, हैवी मेटल हो गए जो मरकरी है, एर्सेनिक है, ये ऐसी मेटल्स, ठीक है। एर्सेनिक एक्सपोजर फॉर लॉन्ग टर्म, इसमें क्या होता है आपको याद नहीं रखना बस। ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथेमोग्लोबिनीमिया, ये जो है इसमें ब्लूइंग ऑफ द जो बेबी होती है उसके बॉडी की ब्लूइंग होती है, ब्लूइश कलरेशन हो जाती है छोटे बच्चे में। तो ये क्या होता है? कंटेमिनेशन बाय नाइट्रेट्स, यहां पे ये कलर, ये एर्सेनिक, ब्लैक फुट डिजीज, एर्सेनिक, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट्स। मिनेमाटा डिजीज, दिस इज ड्यू टू मर्करी पॉइजनिंग। रिमेंबर दिस इज, ये जो मैंने लास्ट में लिखा, ये 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इटाई डिजीज ड्यू टू कैडमियम पॉइजनिंग, प्लम्बिज्म ड्यू टू लेड। बस ये आपका सारा आ गया है इसी में से।